हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित शुक्ला एंड वेलकम टू द लॉजिकल अकाउंटिंग। बाबू, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास 12th के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को, जो कि हमारा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का मतलब क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। तो देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर दोज स्टेटमेंट विच टेल्स अस टू फाइनेंशियल्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जो हमें किसी भी कंपनी या बिजनेस के दो फाइनेंशियल्स को बताते हैं। कौन से दो फाइनेंशियल्स? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट हुआ जो हमें ये बताएगा कि कोई बिजनेस फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रहा है, यानी प्रॉफिट कमा रहा है या फिर लॉस, और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी कि एसेट्स क्या क्या है और लाइबिलिटीज़ क्या क्या है। ठीक है, एज़ पर कंपनीज एक्ट 2013 किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये 5 चीज़ें हैं जो इंक्लूड की जाती हैं। बैलेंस शीट, ठीक है। दूसरी चीज़ जिसे आप ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बोलते थे, उसे क्लास 12th में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोला जाता है। तो फर्स्ट बैलेंस शीट, सेकंड स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ये दो वही चीज़ें हैं जो 11th में थी। इसके अलावा हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी हो गया, और एक्सप्लानेटरी नोट्स हो गया, जिसे हम नोट्स टू अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें से बाबू, ये जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी है, ये आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस इन द सेंस कि 12th के लेवल पे ये चीज़ कवर अप नहीं की जाती है। बचा आपका ये एक्सप्लानेटरी नोट्स, जिसे नोट्स टू अकाउंट भी बोलते हैं। ये बैलेंस शीट का ही एक पार्ट होता है, तो जब हम बैलेंस शीट सीखेंगे तो उसी टाइम पे ये भी सीख लेंगे। और रहा ये कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके ऊपर एक सेपरेट चैप्टर होता है हमारा क्लास 12th में। तो जब उस चैप्टर को कवर किया जाता है तो उस टाइम पे कैश फ्लो स्टेटमेंट कवर अप हो जाता है। तो एट द एंड प्रेजेंट चैप्टर में हमें वही दो चीज़ें सीखनी, एक बैलेंस शीट और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ पीएल, राइट। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बैलेंस शीट से स्टार्ट करते हैं। हमने 11 में डिस्कस किया था कि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है जिसमें दो साइड होते हैं, एक लाइबिलिटी साइड और एक एसेट साइड। तो क्या कंपनी के केस में भी बैलेंस शीट में वही दो चीज़ें आती हैं या फिर कोई और भी चीज़ है? तो देखो, बैलेंस शीट जो कंपनी का है और जो हमने 11th में सोल प्रोप्राइटर के बारे में सीखा था, दोनों सेम ही होते हैं, बट दो मेजर चेंजेस हैं जो हम कह सकते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट को एक नॉर्मल बैलेंस शीट से डिफर करता है। ठीक है, जो पहला डिफरेंस है वो ये है कि क्लास 11th में जो हमने बैलेंस शीट बनाई थी वो हमारी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनती थी, यानी कि लाइबिलिटीज़ और उसके साइड में एसेट्स हमारे होते थे। ठीक है, बट कंपनी की केस में क्या होता है कि जो भी हम बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन लिखते हैं, यानी लाइबिलिटीज़ और एसेट, वो हॉरिजॉन्टल ना होकर वर्टिकल फॉर्म में होती है, यानी पहले लाइबिलिटीज़ और उसके नीचे एसेट। ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा जो डिफरेंस होता है कि क्लास 11th में जो हमने बैलेंस शीट बनाई थी उसमें हमें लाइबिलिटी साइड पे लाइबिलिटीज़ लिखनी होती हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम लाइबिलिटी में पहले कौन सी लाइबिलिटी लिख रहे हैं और उसके बाद कौन सी लाइबिलिटी लिख रहे हैं और उसके बाद क्या लिख रहे हैं, राइट। सेम चीज़ हम एसेट के साथ भी करते थे, बट कंपनी की केस में ऐसा नहीं होता है। कंपनी की केस में एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है जो हमें फॉलो करना होता है, ठीक है, और वही ऑर्डर मेंटेन होगा। यानी कि अगर लाइबिलिटी भी हम मेंशन कर रहे हैं तो एक प्रॉपर ऑर्डर है कि पहले आप ये लाइबिलिटी मेंशन करोगे, फिर ये करोगे, फिर ये करोगे, राइट। तो ये दो मेजर डिफरेंस होते हैं जो एक सोल प्रोप्राइटर या फिर पार्टनरशिप फर्म और कंपनी की बैलेंस शीट को अलग अलग करते हैं। ठीक है, पहला चीज़ कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का डिफरेंस होता है और दूसरा चीज़ ऑर्डर का डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए अब किस ऑर्डर में क्या चीज़ें लिखी जाती हैं कंपनी की बैलेंस शीट में और पीएल में, वो डिफाइन है कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में। शेड्यूल का आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे घर से आपको कोई मम्मी ने बोला कि कोई सामान ले आओ, तो आपको एक लिस्ट मिलती है, राइट। उस लिस्ट में आप सारी चीज़ें लिखे रहते हो कि क्या क्या चीज़ें लेनी है, कितनी क्वांटिटी में लेनी है। सिमिलरली जब कंपनीज एक्ट 2013 बनाया गया तो उसमें प्रोविज़न के साथ साथ ऐसे ही एक लिस्ट ऐड अप कर दी गई। ठीक है, उन मल्टीपल लिस्ट में से एक लिस्ट का नंबर है लिस्ट नंबर 3, जिसे हम शेड्यूल 3 बोलते हैं, थोड़ा सा लीगल लैंग्वेज में, राइट। तो कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में, शेड्यूल 3 मतलब एक पीस ऑफ पेपर जिसमें एक है हमारा पार्ट ए और दूसरा है पार्ट बी, जिसको आप पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड भी बोल सकते हो। तो शेड्यूल 3 के पार्ट फर्स्ट में बैलेंस शीट का फॉर्मेट मेंशन है और शेड्यूल 3 के पार्ट बी में यानी कि पार्ट सेकंड में पीएल का फॉर्मेट मेंशन है। तो ये जो आप देख रहे हो अपने सामने बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ये हमारा शेड्यूल 3 के हिसाब से ही है, राइट।
तो आज क्लास में हम डिस्कस करने वाले बैलेंस शीट को, तो चलिए बैलेंस शीट से शुरू करते हैं। जिस तरीके से हमने डिस्कस किया था कि 11th में जो हमारी बैलेंस शीट होती है उसमें हम इन्फॉर्मेशंस को प्रेजेंट करते थे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, यानी कि साइड बाय साइड में। तो पहले हम क्या लिखते थे बाबू, लाइबिलिटीज़ मेंशन करते थे, लाइबिलिटीज़ का सारा अमाउंट, और उसके बाद हम यहाँ पे एसेट मेंशन करते थे और एसेट का सारा अमाउंट लिखते थे। फिर लाइबिलिटी का टोटल और एसेट का टोटल हमारा सेम आ जाता था। बट कंपनी के केस में क्या होता है कि ये जो एसेट है ये हमारी लाइबिलिटीज़ के नीचे आती है, यानी कि पहले हम लिखते हैं लाइबिलिटीज़, जो कि आप यहाँ देख सकते हो, बट यहाँ पे इसका नाम लाइबिलिटी ना हो कि क्या है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। तो पहले हम मेंशन करेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, फिर ये हमारी सारी लाइबिलिटीज़ हो गई। इसके बाद फिर हम मेंशन करते हैं अपनी एसेट्स को, ये सारी एसेट्स हो गई। फिर हम मैच कर लेते हैं अपना लाइबिलिटीज़ का जो हमारा टोटल आ रहा है, ठीक है, वो हमारा एसेट के टोटल से क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। यानी ये जो हमारा टोटल आया, ये टोटल लाइबिलिटीज़ का टोटल है और ये हमारा एसेट का टोटल है। तो लाइबिलिटी का टोटल एसेट के टोटल के इक्वल होना चाहिए, राइट। अब देखिए होता क्या है कि कंपनी की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी का नाम हो गया इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ और एसेट का नाम हो गया एसेट ही, राइट। बट इसके अंदर जो चीज़ें लिखी जाती हैं उसका प्रॉपर ऑर्डर होता है। तो किया क्या जाता है कि जो हमारी लाइबिलिटी साइड है उसमें 4 मेजर हेड बनाए जाते हैं, ठीक है। ऐसी एसेट साइड पे हमारे 2 मेजर हेड है। इन्हीं मेजर हेड के अंदर हम वो सारे आइटम लिखेंगे जो जनरली लाइबिलिटीज़ और एसेट के अंदर लिखे जाते हैं। तो देखो बाबू, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर हमारे टोटल 4 मेजर हेड है। पहला हमारा है शेयर होल्डर फंड, दूसरा हमारा है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा हमारा है नॉन करेंट लाइबिलिटी और लास्ट हमारा करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। इन मेजर हेड्स के अंदर जो चीज़ें लिखी जाती हैं उन्हें हम सब हेड बोलते हैं। जैसे शेयर होल्डर फंड में आपके 3 मेजर हेड हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। सेकेंड वाले में हमारा कोई सब हेड नहीं है। थर्ड में हमारे 4 मेजर सब हेड है और करंट लाइबिलिटी में भी 4 सब हेड है। इसी तरीके से एसेट्स में हमारे 2 मेजर हेड है। पहला मेजर हेड है नॉन करेंट एसेट जिसमें हमारे 5 सब हेड हैं और करेंट एसेट जिसमें हमारे 6 सब हेड हैं, राइट। तो इस तरीके से कंपनी की बैलेंस शीट वर्क करती, यानी कि इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ जिसमें हमारे मेजर हेड हो गए शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी। फिर हमारा एसेट साइड हो गया जिसमें हमारे 2 मेजर हेड हो गए, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट, राइट। चलिए अब एक एक करके हमें क्या करना है, इन्हीं सब हेड्स को समझना है, ठीक है, कि कौन से सब हेड किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अब आगे फर्दर प्रोसीड करने से पहले ये समझ लेते हैं कि इस चैप्टर को समझना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अगर हम बात करें सीबीएसई और आईएससी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन हर ईयर में ज़रूर आता है, जिसमें करना क्या होता है, आपको एक पर्टिकुलर, एक नहीं 2-4 पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दी रहेगी और आपसे पूछेगा कि इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन का मेजर हेड और सब हेड क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि डेटर्स कहाँ लिखा जाएगा, तो आप बोलोगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में सर डेटर तो एसेट साइड में जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा आप बोल सकते हो करेंट एसेट। बट कंपनी के प्रॉस्पेक्ट से अगर पूछा जाए तो डेटर का मेजर हेड होता है हमारा करेंट एसेट और सब हेड होता है ट्रेड रिसीवेबल। तो पहली जो चीज़ जिसके लिए आपको ये चैप्टर पढ़ना चाहिए वो है एग्जाम में मेजर हेड और सब हेड आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। और वो चीज़ आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी अगर आप इन सारे सब हेड की मीनिंग क्लियर कर लो, क्योंकि एक बार जब पता होगा आपको कि क्या चीज़ क्या होती है तो आप इजीली क्लासीफाई कर सकते हो कि अच्छा ठीक है इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन का मेजर हेड ये होगा और सब हेड ये होगा। ये पहला रीज़न हो गया इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने का और सारे पॉइंट्स की मीनिंग समझने का। दूसरा जो रीज़न होगा हमारा इस चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड करने का, वो रीज़न ये होगा कि आईएससी में हमारा एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको 6 to 7 इन्फॉर्मेशन दी रहेंगी और उसको आपको बैलेंस शीट में रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे प्रेजेंट करना होता है। यानी अगर आपको मान लीजिए 6-7 चीज़ें दे दी और उसके साथ अमाउंट दे दिए गए, तो आपको एक बैलेंस शीट बनानी है जिसमें आपको सेम यही ऑर्डर शेड्यूल 3 का फॉलो करना है और जो चीज़ जिस मेजर हेड सब हेड में जानी चाहिए उसको आपको वहाँ पे शो करना है, ठीक है। तो वो न्यूमेरिकल प्रॉस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट हो गया। तो इस रीज़न की वजह से भी हमें ये चैप्टर या ये बैलेंस शीट और पीएल का फॉर्मेट अच्छे से समझना होगा, ठीक है। तो इसीलिए लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टर्म वन बाय वन, ठीक है। तो हम पहले शुरुआत करेंगे लाइबिलिटी साइड से, जिसका नाम एक्चुअली में लाइबिलिटी साइड नहीं है, जिसका नाम है हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटी, राइट। चलिए
तो देखो बाबू, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड पे जो हमारा पहला मेजर हेड है वो हमारा है बाबू शेयर होल्डर फंड का। ठीक है, शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या है कि शेयर होल्डर्स का फंड, यानी कि शेयर होल्डर्स का पैसा। अब शेयर होल्डर कौन होते हैं? शेयर होल्डर कंपनी के ओनर्स होते हैं। तो आप शेयर होल्डर फंड को ऐसे भी समझ सकते हो कि शेयर होल्डर फंड मीन्स ओनर का पैसा। ठीक है, अब ओनर के पैसे में क्या क्या चीज़ें आती हैं? हमारे 3 सब हेड आते हैं। पहला है शेयर कैपिटल, दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस, और तीसरा हमारा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। एक और चीज़, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि फॉर्मेट का पार्ट तो हैं, बट क्लास 12th के लेवल पे उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल के बेसिस पे आपको जज नहीं किया जाएगा। यानी कुछ चीज़ें आप कह सकते हो जैसे आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक है, जैसे मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, और नॉन करेंट लाइबिलिटी में डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। ये 3 पॉइंट इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड पे जो मेंशन होते हैं, ये इसको आप एक तरीके से कह सकते हैं आउट ऑफ सिलेबस है। यानी जो भी अगर न्यूमेरिकल आता है आईएससी में, वो इन 3 पॉइंट से रिलेटेड अमाउंट आपको कभी नहीं देगा। ठीक है, बट स्टिल बिकॉज ये फॉर्मेट का पार्ट होता है, मीनिंग सबकी डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए शेयर कैपिटल से शुरू करते हैं। तो शेयर होल्डर फंड में जो हमारा पहला सब हेड है वो है शेयर कैपिटल। अब शेयर क्या होती है, ये चीज़ आप ऑलरेडी इशू ऑफ शेयर चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो शेयर कैपिटल के अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने शेयर की जो कैपिटल है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बट स्टिल अगर आपको नहीं क्लियर है तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि शेयर कैपिटल होती क्या है। देखिए, एक नॉर्मल बिजनेस में कैपिटल का मतलब है कि ओनर जो पैसा पुट करता है, राइट। बट कंपनी के केस में कैपिटल की नीड यानी कि रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो उस केस में एक अकेला बंदा उतनी कैपिटल नहीं ला सकता, राइट। तो अगर हम एग्जाम्पल के लिए एज्यूम करें, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मान लीजिए कंपनी जो अपनी कैपिटल 10 लाख रखना चाहती है, राइट, और कंपनी ने इस 10 लाख की कैपिटल को डिवाइड किया स्मॉल यूनिट्स में। तो सपोज करिए कंपनी डिसाइड करती कि हम इस 10 लाख की कैपिटल से 1 लाख यूनिट बनाएंगे, तो पर यूनिट की वैल्यू आ गई 10 रुपीज़। यही जो स्मॉलेस्ट यूनिट है कंपनी की कैपिटल की, इसी को हम क्या बोलते हैं, शेयर। यानी कि हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस कंपनी में एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज़। तो इसके बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज शेयर। शेयर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट दैट इज यूनिट ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी, और इन्हीं सारे शेयर से मिलकर जो कैपिटल बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल, राइट। अब कंपनी के केस में जो हमारी शेयर कैपिटल होती है बाबू, वो 2 टाइप की होती है। मतलब एक हमारा हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, और दूसरा हमारा हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि इक्विटी शेयर कैपिटल का मेजर हेड क्या है या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मेजर हेड क्या है, तो मेजर हेड हमारा है शेयर होल्डर फंड और सब हेड है हमारा शेयर कैपिटल, राइट। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में डिफरेंस क्या होता है? तो देखिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो शेयर कैपिटल होती है या प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिन्हें 2 बात का प्रेफरेंस मिलता है ओवर द इक्विटी। क्या प्रेफरेंस है? पहला प्रेफरेंस कि जब भी शेयर कैपिटल का पैसा शेयर होल्डर को रिटर्न किया जाएगा कंपनी के द्वारा, उस केस में पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा रिटर्न होगा, उसके बाद इक्विटी को रिटर्न होगा। ये पहला प्रेफरेंस उन्हें मिला। दूसरा प्रेफरेंस, जब जब कंपनी इस शेयर कैपिटल पे डिविडेंड देगी यानी प्रॉफिट को शेयर करेगी, उस केस में डिविडेंड पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। तो ये हमारा 2 डिफरेंस हो गया इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर के बीच में, राइट। चलिए, अच्छा, शेयर कैपिटल के भी फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं, यानी शेयर कैपिटल का भी फर्दर टाइप होता है, बट वो चीज़ आप इशू ऑफ शेयर कैपिटल में स्पेसिफिकली पढ़ोगे जब हम चीज़ें और डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सब हेड है वो है रिजर्व एंड सरप्लस का। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या चीज़ें जाएंगी? एक तो सारे रिजर्व जाएंगे, राइट, यानी कि कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कोई भी ऐसा फंड जिसके एंड में रिजर्व आता है उसको हम कैटेगराइज करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस सब हेड के अंदर। ठीक है, तो रिजर्व आपको क्लियर हो गया। सरप्लस का क्या मतलब है? सरप्लस का मतलब होता है बाबू सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल। यानी देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, हम जो भी नेट प्रॉफिट अर्न करते थे हम इसे कैपिटल में ऐड अप कर देते थे। कंपनी में ये सीन नहीं होता है। कंपनी में क्या होता है, कंपनी ने जो भी नेट प्रॉफिट अर्न किया, इसमें से कंपनी कुछ रिजर्व बनाएगी, कुछ प्रोविजंस बनाएगी, कुछ अमाउंट एज अ डिविडेंड दे देगी। इसके बाद अगर कोई अमाउंट बच जाता है तो कंपनी ज़रूरी नहीं है वो डिस्ट्रीब्यूट करे, कंपनी उस अमाउंट को एज अ सरप्लस अपने पास रख लेती इन फ्यूचर के लिए।
तो अगर कोई बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ पीएल में बच गया है उसे भी हम रिप्रेजेंट करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस सब हेड के अंदर। यहाँ एक बात नोट करने वाली ये है कि अगर कभी स्टेटमेंट ऑफ पीएल में निगेटिव बैलेंस आ रहा है तो भी वो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही मेंशन किया जाएगा, बट एज अ निगेटिव अमाउंट, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या क्या चीज़ें कैटेगराइज हम करने वाले हैं, तो रिजर्व एंड सरप्लस में हमारा एक जाएगा सारे के सारे रिजर्व और दूसरा हमारा क्या जाएगा बाबू, बैलेंस इन पीएल, राइट। तो एक तो सारे रिजर्व हो गए और दूसरा हो गया हमारा बैलेंस इन पीएल। इट डजेंट मैटर वो एक पॉजिटिव बैलेंस था या निगेटिव बैलेंस, ठीक है। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट सब हेड जो शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है वो है हमारा बाबू मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। ये आउट ऑफ सिलेबस पॉइंट है बट स्टिल डिस्कस कर लेते हैं। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट का मतलब क्या है, देखिए सपोज करो इफ़ आई वांट टू बाई अ शेयर ऑफ अ कंपनी, ठीक, और कंपनी अभी शेयर इशू नहीं करना चाहती, कंपनी कह रही भैया हम 1 साल बाद शेयर इशू करेंगे, राइट, बट मुझे तो उस कंपनी का शेयर चाहिए और मुझे पता है कि जब 1 साल बाद कंपनी इशू करेगी तो कंपनी का शेयर ओवर सब्सक्राइब हो सकता है, यानी ज़्यादा लोग अप्लाई करने आ जाएं, तो पता नहीं मुझे शेयर मिले ना मिले, इसलिए मैं इंश्योर करना चाहता हूँ कि मुझे इस कंपनी का शेयर मिले ही। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कंपनी को कुछ पैसे एज अ टोकन मनी दे देता हूँ और कंपनी ये इंश्योर करती है कि 1 साल बाद जब भी शेयर मिलेगा तो सबसे पहले शेयर किसे दिया जाएगा, मुझे दिया जाएगा, मेरे टोकन्स को एक्चुअली कन्वर्ट कर दिया जाएगा शेयर में, और उन्हीं टोकन्स को बोलते हैं बाबू शेयर वारंट। तो मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट में कंपनी उसी पैसे को रिकॉर्ड करती है, राइट। चलिए, तो हमारा पहला मेजर हेड शेयर होल्डर फंड कंप्लीट हो गया जिसमें हमारा शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं और मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट आता है। बढ़ते हैं अपने दूसरे मेजर हेड की ओर जिसका नाम है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये भी बाबू आपका आउट ऑफ सिलेबस है बट स्टिल मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब भी कंपनी कभी शेयर इशू करती है तो ज़रूरी नहीं है कि कंपनी सारा का सारा पैसा एक साथ मांगे। जैसे अगर 10 रुपये का शेयर है तो ज़रूरी नहीं कंपनी पूरा का पूरा 10 एक साथ ही मांगेगी, हो सकता हो कंपनी उसे पार्ट में मांगे। तो जब कंपनी पहली बार पैसा मांगती है उसे बोलते हैं शेयर के लिए अप्लाई करते टाइम दी गई मनी, यानी कि अप्लीकेशन मनी। उसके बाद फिर कंपनी आपको एक्चुअल में शेयर अलॉट करती और तब आप जेन्युइनली कंपनी के शेयर होल्डर बनते हो, ठीक है। अब सपोज करो एक कंपनी ने एप्लीकेशन लॉन्च किया मार्च में, राइट, और आपने एप्लीकेशन मनी कंपनी को पे कर दी। कंपनी को सपोज करो 2 लाख रुपए एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया। अब कंपनी को शेयर अलॉट करना है बट उसी बीच सपोज करो 31 मार्च आ गया और कंपनी अपनी बैलेंस शीट बनाने जा रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि चूंकि अभी आपको शेयर अलॉट नहीं हुआ था तो वो 2 लाख रुपए कंपनी शेयर कैपिटल में नहीं शो कर सकती बिकॉज यू आर नॉट द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी राइट नाउ। इसलिए कंपनी उस पैसे को शेयर कैपिटल में ना शो करके शो करेगी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट, यानी एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई है बट अलॉटमेंट अभी पेंडिंग है। अब 31 मार्च के बाद जब ये कंपनी शेयर एक्चुअल में आपको इशू कर देगी यानी अलॉट कर देगी तो ये पैसा यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा शेयर कैपिटल में, राइट। तो आई सपोज आपको इसका मतलब भी क्लियर हो चुका है। चलिए, इसके साथ अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे जो कि हमारा है थर्ड मेजर हेड नॉन करेंट लायबिलिटी। ठीक है, देखो अब नॉन करेंट लायबिलिटी और उसके बाद वाला जो मेजर हेड है वो हमारा है करेंट लायबिलिटी। पहले ये समझ लेते हैं कि नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, आपने 11th में पढ़ा था कि कोई भी अमाउंट जो हमें विद इन 12 मंथ पे करना है वो हमारी करेंट लायबिलिटी और जो विद इन जो आफ्टर 12 मंथ पे करना है वो नॉन करेंट लायबिलिटी। बट एक्चुअल में कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। आपने अब तक जो सीखा वो ठीक है बट नॉट इन केस ऑफ कंपनी। नॉन करेंट और करेंट लायबिलिटी में डिफरेंस जो है वो सिर्फ 12 मंथ के बेसिस में नहीं डिसाइड होता है। कंपनी के केस में क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हम नॉन करेंट या करेंट लायबिलिटी बोलेंगे एक चीज़ के बेसिस पे। तो पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 चीज़ें, एक है 12 मंथ और दूसरा है ऑपरेटिंग साइकिल। पहले हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे, ठीक है, और इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो हमारा बेसिस बनेगा ये डिसाइड करने का कि क्या चीज़ करंट है और क्या चीज़ नॉन करंट है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसका ऑपरेटिंग साइकिल है सपोज करते हैं 8 मंथ का, राइट। चलिए 8 मंथ का तो हम कंपेयर करेंगे 12 और 8 से। ज़्यादा क्या है बाबू 12, यानी कि अगर कोई चीज़ 12 मंथ के अंदर रिसीव हो जाएगी करंट, 12 मंथ के बाद रिसीव होगी नॉन करंट। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज करो एक कंपनी जिसका ऑपरेटिंग साइकिल है 15 महीने का, तो हम 15 और 12 को कंपेयर कर रहे हैं तो 15 और 12 में से ज़्यादा क्या है बाबू 15, यानी कोई भी चीज़ अगर 15 महीने के अंदर रिसीव होगी तो करंट, 15 महीने के बाहर रिसीव होगी तो नॉन करंट। यानी
12 मंथ इज़ नॉट अ क्राइटेरिया, क्राइटेरिया इज़ ऑपरेटिंग साइकिल। अगर कोई चीज़ ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पे करनी है करंट लाइबिलिटी, ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर पे करनी है नॉन करंट लाइबिलिटी। बट ये ध्यान देना, ऑपरेटिंग साइकिल कितना भी छोटा हो 12 मंथ से छोटा नहीं हो सकता, राइट। अच्छा, एक चीज़ और, ऑपरेटिंग साइकिल होती क्या है सर? ये तो समझ गए हम कि नॉन करंट करंट को डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे? देखो अब ऑपरेटिंग साइकिल बहुत सिंपल सा चीज़ है। किसी भी कंपनी की ऑपरेशन में जितना टाइम लगता है उसे हम ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, कैश को वापस से कैश में कन्वर्ट होने में जितना टाइम लगा दैट इज़ ऑपरेटिंग साइकिल। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, तो सबसे पहले मैं वुड्स खरीदूंगा, लकड़ी खरीदूंगा, राइट। तो मान लीजिए मैंने लकड़ी खरीदा, अब वो लकड़ी रॉ मटेरियल है, वो पहले कन्वर्ट होगी वर्क इन प्रोग्रेस में, ठीक है। फिर वो कन्वर्ट होगी फिनिश गुड्स में, उसके बाद मैं सेल करूंगा उसे अपने कस्टमर को उधार, और फिर मेरे कस्टमर मुझे पे करेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में जितना टाइम लगा, यानी एक कैश को रॉ मटेरियल्स, फिनिश गुड्स, कस्टमर को सेल होने और वापस से कैश में कन्वर्ट होने में जितना टाइम लग रहा है दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग साइकिल, राइट। तो आई होप आपको नॉन करंट और करंट में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। कोई भी चीज़ ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है करंट, ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर है नॉन करंट। बट रिमेंबर, ऑपरेटिंग साइकिल विल नेवर बी लेस देन 12। अगर मेरा ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से कम का है तो मैं ऑपरेटिंग साइकिल के बेसिस पे तब जज नहीं करूंगा, मैं जज करूंगा 12 महीने के बेसिस पे, ठीक है। बट मेरा ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज़्यादा है तो फिर मैं जज करूंगा अपने ऑपरेटिंग साइकिल के बेसिस पे। चलिए, खैर ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। बस आप समझ लो कि नॉन करंट और करंट को कंपनी के केस में कैसे अलग करते हैं। अब चलिए हम आ जाते हैं अपने सब हेड्स पे, जो कि हमारा पार्ट है बाबू किसका, नॉन करंट लाइबिलिटी का। देखो बाबू, नॉन करंट लाइबिलिटी में हमारे टोटल 4 सब हेड हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। चूंकि वीडियो लेंदी हो जा रही इसलिए हम इसमें से ये जो डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी वाला पार्ट है, ये आउट ऑफ सिलेबस वाला पार्ट, इसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। जब हम एसेट डिस्कस करेंगे उस टाइम पे इसको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इससे सिमिलर पॉइंट डिफर्ड टैक्स एसेट हमारा उसका पार्ट है, एसेट का, राइट। तो इसको छोड़ के बाकी पॉइंट्स पे आ जाते हैं। चलिए, पहला जो हमारा पॉइंट है बाबू वो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग का, ठीक है। अब बोरो मतलब क्या होता है, उधार लेना। यानी अगर कंपनी ने कोई पैसा एज अ लोन लिया हुआ है लंबे समय के लिए तो उसे हम किस में क्लासीफाई करते हैं बाबू, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने बैंक से लोन लिया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। कंपनी ने डिवेंचर इशू किया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट इशू किया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, राइट। चलिए, पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। दूसरा हम अभी डिस्कस नहीं करने वाले हैं, आउट ऑफ सिलेबस। तीसरे और चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं। चलिए, सबसे पहला हम देखते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजन को। प्रोविजन क्या होता है बाबू, अमाउंट जो हमने प्रॉफिट से अलग करके रख लिया है फ्यूचर नोन लाइबिलिटी के लिए, जिसका अमाउंट हम एक्यूरेटली नहीं डिफाइन कर सकते, वो होता है प्रोविज़न। ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था, ठीक है। अब अगर आप कोई पैसा अलग करके रख रहे हो, यानी आप प्रोविज़न बना रहे हो, बट वो प्रोविज़न अभी यूज़ नहीं होने वाला, लॉन्ग टर्म में यूज़ होने वाला है, तो ऐसे सारे प्रोविज़न हम लॉन्ग टर्म प्रोविज़न सब हेड के अंदर डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें अपने एम्प्लॉयज़ को रिटायर होने के बाद प्रोविडेंट फंड पे करना है, तो हम अभी से हर साल प्रोविज़न बना के चल रहे हैं। तो ये जो प्रोविडेंट फंड का प्रोविज़न है, चूँकि ये शॉर्ट टर्म में यूज़ नहीं होने वाला है, इसीलिए प्रोविज़न फॉर प्रोविडेंट फंड हमारा किस में आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में, सॉरी, राइट। चलिए, इसी तरीके से अगर हमने कोई प्रोविज़न क्रिएट किया है जो विद इन 12 मंथ यूज़ होने वाले या ऑपरेटिंग साइकिल में यूज़ होने वाला, तो उसे हम किस में क्लासीफाई करते हैं बाबू, उसे हम क्लासीफाई करते हैं अपना शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में, राइट। चलिए, तो आपको शॉर्ट टर्म प्रोविज़न भी क्लियर हो गया। ऐसे ही लॉन्ग टर्म बोरोइंग का अपोजिट होता है बाबू शॉर्ट टर्म बोरोइंग, यानी अगर कोई लोन लिया गया है फॉर अ पीरियड ऑफ विद इन 12 मंथ, वो हमारा किस में कैटेगराइज होता है बाबू, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न का क्या एग्जाम्पल हो सकता है, लाइक प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये सब हमारे किस में आगे, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में, ठीक है। अब वापस से आ जाइए नॉन करेंट लाइबिलिटी में। लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपको क्लियर हो गया, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न क्लियर हो गया, डिफर्ड टैक्स आउट ऑफ सिलेबस, बचा अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। अब देखिए, अगर कोई चीज़ हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है पर ना तो वो लोन है ना ही हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविज़न है, बट स्टिल दैट इज समथिंग ऑफ नॉन करेंट नेचर, तो वो हमारा किस में आ जाएगा बाबू, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आ जाएगा, राइट। चलिए, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है सर, जैसे मान लीजिए हमने डिवेंचर इशू किए हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है।
अब जब हम डिवेंचर का रीपेमेंट करने वाले हैं तो हम प्रीमियम पे रीपेमेंट करने वाले हैं, यानी अगर हमने 100 का डिवेंचर लिया था तो हम डिसाइड किए कि जब इसको लौटाएंगे तो 110 रुपये लौटाएंगे। तो ये जो हम 10 रुपये एक्स्ट्रा पे करें इसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर। अब चूंकि ये प्रीमियम ऑन रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर एक तरीके की ऑब्लिगेशन यानी कि लाइबिलिटी है, बट शॉर्ट टर्म की नहीं, लॉन्ग टर्म की, तो ये नॉन करेंट लाइबिलिटी में जाएगा। बट द पॉइंट इज ये जो हमें प्रीमियम लौटाना है ये लोन तो था नहीं जो हम लौटा रहे हैं, लोन तो सिर्फ 100 ही था, तो ये जो 10 रुपये एक्स्ट्रा है ये बोरोइंग में आएगा नहीं, ठीक है, प्रोविजन ये है नहीं, तो ये किस में जाएगा बाबू, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में, राइट। तो इन शॉर्ट जो चीज़ नॉन करेंट है पर ना तो बोरोइंग है ना तो प्रोविजन, वो किस में आ जाती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में। सिमिलरली आपका करंट लाइबिलिटी में भी होता है, बट उससे पहले ट्रेड पेबल समझ लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्लियर हो गया, शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्लियर हो गया। ट्रेड पेबल क्या है, हमने क्लास 11 में भी डिस्कस किया था। ट्रेड पेबल में दो ही चीज़ें आती हैं सर, एक तो हमारा क्रेडिटर और दूसरा हमारा बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर और बिल्स पेबल है तो वो आ जाएगा ट्रेड पेबल में। और अगर कोई चीज़ जो ना तो लोन है ना तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है ना ही क्रेडिटर और बीपी है बट स्टिल शॉर्ट टर्म है, तो वो किस में आ जाएगी बाबू, अदर करंट लाइबिलिटी में। फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग सैलरी, फॉर एग्जाम्पल अनअक्रूड इनकम, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं, अदर करंट लाइबिलिटी में, राइट। तो विद दिस आवर लाइबिलिटी साइड इज ओवर, राइट। और एसेट साइड हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड इफ you enjoy the video, continue for the part 2, right? Okay, see you in the next video.